नाज़रीन, यूनान में कश्ती डूब गई, मीडिया खामोश रहा। सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी और दीगर लोग हलाक हो गए। मीडिया ने खामोशी न तोड़ी। लोग अपने प्यारों की तलाश तक के लिए हलकान हो रहे हैं। मीडिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। बेशुमार लोग अब भी लापता हैं। मीडिया खामोशी से ये सब कुछ देख रहा है, और देखे भी क्यों ना, क्योंकि इनके आका अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से बाकायदा हदायत हैं कि इस पर बात ना की जाए। दरअसल हालिया कश्ती डूबने के वाक़े में यूरोपीय यूनियन खुद मुलविस है, और इनकी जानिब से बनाए गए नए कानून की वजह से ही ये कश्ती डुबोई गई है। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह यूरोपीय यूनियन के नए कवानीन कश्ती डूबने की वजह बने। आपको ये भी बताएंगे कि ये कैसे और क्यों इन लोगों को मारा गया। लेकिन आगे बढ़ने से कबल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े के बारे में चंद अहम शवाहिद सामने आए हैं, जो यूनानी कोस्ट गार्ड की जानिब से दिए गए बयानात पर शकूक व शुबहात को जन्म देते हैं। इस इलाके में मौजूद दीगर बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत के तजिए से मालूम हुआ है कि गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों से भरी कश्ती समंदर में डूबने से कबल कम अज़ कम 7 घंटे तक हरकत करने की बजाय एक ही जगह पर खड़ी रही थी। तकनीकी डेटा का मुशाहिदा करने के बाद यूनान के सरकारी दावे मशकूक हो गए हैं, जिनमें कहा गया है कि कश्ती को कोई मसला दरपेश नहीं था और ना ही उन्होंने मदद कबूल करने से इनकार किया था। तारकीन वतन को ले जाने वाले माहीगीर की इस कश्ती में कोई ट्रैकर मौजूद नहीं था, इसलिए वो नक्शे पर नहीं दिखाई दी। इन शवाहिद के बरक्स कोस्ट गार्ड अब भी अपने दावे पर कायम है कि इस दौरानिये में कश्ती इटली के रास्ते पर गामजन रही थी और इसे किसी मदद की ज़रूरत नहीं थी। यूनानी हुक्काम का दावा है कि कश्ती में सवार अफराद ने कहा था कि इनको मदद की ज़रूरत नहीं, और कश्ती डूबने से पहले तक बज़ाहिर कोई ऐसा ख़तरा नहीं था जिसकी बुनियाद पर इनकी मदद की जाती। लेकिन अभी नए इंकशाफात सामने आए हैं, जिनमें मालूम हुआ है कि कश्ती 7 घंटों तक एक ही जगह पर खड़ी रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों में यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुहाजिरीन के हवाले से चंद नए कानूनी इस्लाहात हुए थे, जिनके बारे में अब चमगोइयाँ हो रही हैं कि यही नए कानूनी इस्लाहात थे जिनकी वजह से तारकीन वतन या महाजरीन को जानबूझकर समंदर के ऐन वस्त में डुबोया गया। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने माइग्रेशन पॉलिसी में नई इस्लाहात की थी। ये 2 जून का वाक़या है। इन इस्लाहात के लिए बाकायदा 12 घंटों का इजलास मुनक्किद किया गया था। नए कानून के तहत यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक को एक तयशुदा तादाद कबूल करना होगी। जो ममालिक ये तादाद कबूल नहीं करेंगे, इन्हें फ़ी महाजर 20,000 यूरो जुर्माना अदा करना होगा। अब आप खुद सोचें कि जिन ममालिक में मज़ीद महाजरीन को जगह देने की ताकत नहीं होगी तो वो क्या करेंगे। ऐन मुमकिन है कि मज़ीद महाजरीन को आने से रोकने के लिए ये खौफनाक खेल रचाया गया हो, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने यह भी कहा था कि इन सियासी पनाहगज़ीनों की दरख्वास्त पर तेज़ी से काम करना होगा, जिनका ताल्लुक महफूज ममालिक से है, ताकि दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद इन्हें जल्द अज जल्द अपने मुल्क वापस भेजा जा सके। नए कानून के मुताबिक पनाहगज़ीनों को सियासी पनाह की दरख्वास्त इसी मुल्क में जमा कराना होगी जहां से वो यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में दाखिल होते हैं। इनमें कुछ ममालिक ऐसे भी थे जिनको पहले से ही इन कवानीन से मसला दरपेश था। यूरोपीय यूनियन के जनूबी ममालिक जैसे इटली, स्पेन और यूनान तवील अरसे से इसमें तब्दीली का मुतालबा करते आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पनाहगज़ीनों की सबसे ज़्यादा तादाद पहुँचती है। ये वही ममालिक हैं जहाँ दुनिया भर से बड़ी तादाद पनाहगज़ीनों की आती है। अब आप खुद कड़ियाँ जोड़ते जाएं। गुज़िश्ता बुध को तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े में अब तक कम अज़ कम 78 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हुई है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अभी तक कम अज़ कम 500 मुतासरीन लापता हैं। ये लोग यूनान में डूबे हैं और इटली जा रहे थे। क्या ऐसा तो नहीं कि दोनों ममालिक ने मिलकर ये खेल रचाया हो ताकि जुर्माना भी ना देना पड़े और महाजरीन को पनाह भी ना देनी पड़े। कुछ तो ऐसा हुआ जो इंसानी तारीख़ में कभी नहीं हुआ। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि इस साने से निमटने के लिए यूनान के किए जाने वाले इक़दामात पर तहकीकात की जाएँ और ये भी जाना जाए कि कश्ती डूबने से कबल ही बर वक्त बचाव की कोशिशें और ज़रूरी इक़दामात क्यों नहीं किए गए। इस कश्ती पर सवार बचाए गए 104 अफराद में से 12 पाकिस्तानी शहरी हैं, और इन हदशात का इजहार किया जा रहा है कि दर्जनों की तादाद में पाकिस्तानी फ़िलहाल लापता हैं। यूनान में हुक्काम ने अब समंदर से 70 लाशें निकाली हैं, जिनकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा ने बताया कि पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए मुतासरा ख़ानदानों से कहा गया है कि वो अपने DNA के नमूने भिजवाएं ताकि शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा सके।
انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت متاثرین کی ختمی تعداد کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ حکومت پاکستان یونان کی حکومت کے ساتھ مل کر مسلسل رابطے میں ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ابھی تک زندہ بچ جانے والے 12 پاکستانیوں کی شناخت کی تصدیق ہی کی جا سکتی ہے۔ دوستو، اس سانحے پر دوسرا بڑا ہاتھ انسانی اسمگلروں کا بتایا جا رہا ہے۔ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والے پاکستانی شہریار سلطان کے والد شاہ محمود نے کہا ہے کہ ایجنٹ نے اس کے بیٹے کا ایسا برین واش کیا ہوا تھا کہ ہم اس طرح 2 دن میں یورپ پہنچ جاتے ہیں، 3 دن میں پہنچ جاتے ہیں، بس میرا بیٹا نہ سمجھ تھا، اس نے یہ کام کر دیا۔ اس نے جاتے ہوئے پیغام ایسا بھیجا کہ میں جا رہا ہوں، 5-6 دن میں پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، یہ انسانی اسمگلر ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے ایکشن لے لیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ انسانی اسمگلنگ جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث ایجنٹس کے خلاف فوری کریک ڈاؤن اور انہیں قرار واقع سزا دی جائے۔ دوستو، گارڈین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بچنے والے تارکین وطن نے کوسٹ گارڈز کو دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ پاکستانیوں کو کشتی کے نچلے حصے میں سوار کروایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری شہریت کے لوگ اوپر والے حصے میں سوار تھے، لہٰذا کسی حادثے کی صورت میں پاکستانیوں کے بچنے کے امکان کم تھے۔ اسی کو انسانی اسمگلنگ کہتے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے چھپ کر کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے تمام انسانی اسمگلروں کی نشاندہی کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں جو لوگوں کو جھانسا دے کر خطرناک اقدامات پر مجبور کرتے ہیں۔ ناظرین، قانون نافذ کرنے والے اداروں، ہر ملک کی حکومت، عالمی تنظیموں، انسانی حقوق کی تنظیموں، یورپی یونین اور دیگر اداروں کو اس سانحے کو قریب سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حادثہ قدرتی معلوم نہیں ہوتا، اس میں ضرور کسی انسان کا ہاتھ ہے۔ انسانی اسمگلرز کو لگام دینا چاہیے، اور لوگوں کو برین واش کر کے ملک سے باہر لے جانا ویسے بھی غیر قانونی عمل ہے، لیکن کم از کم پاکستان کو اس حوالے سے کارروائی کرنی چاہیے۔ حکومت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ آخر کیوں اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو کاروبار فراہم کرے، انہیں نوکریاں دے اور ان کو معاشی تحفظ دے، تاکہ یہ لوگ دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور نہ ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔